17 फरवरी सन 1600 रोम। एक शख्स को जिंदा जला दिया गया। वो आदमी था मशहूर इटालियन फिलोसोफर जियोडानो ब्रूनो। पर ब्रूनो को किस बात की सजा मिली थी? क्या उसने कोई चोरी की थी, किसी का खून किया था, या इससे भी संगीन अपराध किया था? जियोडानो ब्रूनो 16वीं सदी के मशहूर इटालियन फिलोसोफर थे। वो हेलियोसेंट्रिज्म और ब्रह्मांड की अनंतता के प्रचारक थे। उनका कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने अपने समय से बहुत आगे की सोच सामने रख दी थी। 16वीं सदी के इस इटालियन स्कॉलर जियोडानो ब्रूनो ने अपनी बुक ऑन द इनफाइनाइट यूनिवर्स एंड वर्ल्ड्स में लिखा था, अनगिनत सूरज हैं और अनगिनत पृथ्वियां जो अपने अपने सूरज के इर्द गिर्द ठीक उसी तरह चक्कर लगा रही हैं जैसे कि हमारे सातों ग्रह। हमें सिर्फ सूरज नजर आते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े और चमकदार हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे ग्रह हमें नजर नहीं आते क्योंकि वो छोटे हैं और कम चमकदार। हमारे ब्रह्मांड के अनगिनत संसार न हमसे बेहतर हैं और न ही हमसे कम आबादी वाले। एक्सोप्लैनेट यानी एक ऐसा ग्रह जो हमारे सौर मंडल से परे किसी तारे के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। 19वीं शताब्दी के मध्य से ही एक्सोप्लैनेट्स वैज्ञानिकों की खोज और अनुसंधान का विषय बन चुके थे। सितंबर 2009 तक 374 एक्सोप्लैनेट्स ढूंढे जा चुके हैं जो 300 से ज्यादा अलग अलग तारों के चक्कर लगा रहे हैं, और हमारे सौर मंडल की तरह 2 या ज्यादा तारों वाले तकरीबन 40 मल्टीपल प्लैनेट सिस्टम्स भी खोजे जा चुके हैं। रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स अलेक्जेंडर वोल्शकैन और डेल फ्रेल ने 1992 में सबसे पहले एक्सोप्लैनेट्स को खोजा। मगर ये एक्सोप्लैनेट्स किसी साधारण तारे का चक्कर नहीं लगा रहे थे। ये तो एक पल्सर के आगे पीछे घूम रहे थे। पल्सर एक महाघनत्व वाला किसी बहुत बड़े तारे का अवशेष होता है जो बेहद भीषण रूप से फटा हो। फिर अक्टूबर 1995 में जेनीवा यूनिवर्सिटी के माइकल मेयर और डीडियर क्वेलोज ने जब एक साधारण तारे 51 पेगासी के इर्द गिर्द चक्कर लगाते एक्सोप्लैनेट को खोजा तो पहला यथार्थ यानी जेन्युइन एक्सोप्लैनेट ढूंढ लिया गया था। ज्यादातर एक्सोप्लैनेट्स को खोजा कैसे जाता है? असल में जब भी कोई एक्सोप्लैनेट अपने सूरज यानी होस्ट स्टार के आगे से निकलता है तो उस सूरज की रोशनी थोड़ी सी कम पड़ जाती है। तारे की रोशनी में इस कमी को धरती पर मौजूद आधुनिक यंत्र माप लेते हैं, जिससे हमें मालूम पड़ जाता है कि वहां एक ग्रह मौजूद है। एक्सोप्लैनेट्स को खोजने के इस तरीके को कहते हैं ट्रांजिट मेथड। मोटे तौर पर एक्सोप्लैनेट को ढूंढने के लिए 2 और मुख्य तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले को कहते हैं डॉपलर प्लैनेट सर्वेज और दूसरा होता है ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग। अभी ढूंढे गए 90% एक्सोप्लैनेट्स डॉपलर प्लैनेट सर्वे का इस्तेमाल करके खोजे गए हैं। पर डॉपलर मेथड का सिद्धांत क्या है? डॉपलर इफेक्ट को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि साउंड यानी आवाज हम तक कैसे पहुंचती है। असल में आवाज किसी भी माध्यम में एक जगह से दूसरी जगह वेव के रूप में सफर करती है। इस वेव के दबे हुए हिस्से को कंप्रेशन कहते हैं और फैले हुए हिस्से को रेयरफैक्शन। 2 कंप्रेशंस या 2 रेयरफैक्शंस की लंबाई को वेवलेंथ कहते हैं। मान लीजिए आप किसी रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और एक इंजन सीटी बजाते हुए आपकी ओर आ रहा है। जैसे जैसे वो आपकी तरफ आता रहता है, आवाज का तारत्व, जिसे हम पिच कहते हैं, बढ़ता जाता है। और जब वो आपके सामने से गुजर रहा होता है तो सीटी का तारत्व अपने चरम पर होता है। फिर जैसे जैसे वो आपसे दूर जाता रहता है, सीटी की पिच कम होती रहती है और फिर गायब हो जाती है। असल में होता यह है कि जैसे जैसे आवाज का सोर्स आपकी तरफ बढ़ता रहता है, उस आवाज की वेवलेंथ लगातार कम होती रहती है
और जैसे जैसे वो आपसे दूर जाता है वेवलेंथ बढ़ती जाती है। सोर्स आवाज की वेवलेंथ के इस बदलाव को डॉपलर शिफ्ट कहते हैं। ठीक ऐसा ही होता है रोशनी के साथ, जो कि 7 रंगों के समूह वाली एक वेव है। हर तारा अपने इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे ग्रह पर गुरुत्व बल डालता है और वो ग्रह भी उस तारे को अपने गुरुत्व बल से प्रभावित करता है। तारे पर ग्रह के गुरुत्व बल की बदौलत तारा स्थिर नहीं रह पाता और लगातार एक छोटे से ऑर्बिट में घूमता रहता है। क्योंकि ग्रह के मुकाबले तारा बहुत ज्यादा भारी होता है, इसलिए उसका ऑर्बिट भी छोटा होता है। हर स्टार प्लैनेट सिस्टम में तारा और ग्रह अपने संयुक्त सेंटर ऑफ मास के इर्द गिर्द यूं ही घूमते रहते हैं। तारे की स्थिति में बदलाव के कारण उससे निकलने वाली रोशनी की वेवलेंथ में भी बदलाव होता है। यानी जब वो हमसे दूर जाता है तो उससे निकलने वाली रोशनी की वेवलेंथ बढ़ जाती है, जो दर्शाती है लाल रंग को। जब वो हमारी ओर आता है तो उससे निकलने वाली रोशनी की वेवलेंथ कम हो जाती है और कम वेवलेंथ की रोशनी नीले रंग को दर्शाती है। तारे से निकलने वाली रोशनी की वेवलेंथ में इन्हीं नियमित बदलावों को कहते हैं डॉपलर शिफ्ट्स। ये डॉपलर शिफ्ट्स हमें स्पेक्ट्रोस्कोप से पता चलते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा apparatus होता है जो रोशनी यानी लाइट के कंपोनेंट्स मतलब घटकों को अलग करता है। अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाई गई तीनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। इन तस्वीरों में गैलेक्सी से आती हुई रोशनी की स्पेक्ट्रम दिखाई गई है। इसमें काली लाइन किसी एक एलिमेंट को दर्शाती है। पहली तस्वीर में काली लाइन की पोजीशन साधारण अवस्था में दिखाई गई है। दूसरी तस्वीर में वही काली लाइन लाल रंग की तरफ सरक गई है, क्योंकि गैलेक्सी पृथ्वी से दूर जा रही है। वहीं तीसरी तस्वीर में काली लाइन नीले रंग की तरफ सरक रही है, क्योंकि गैलेक्सी पृथ्वी की तरफ आ रही है। यही सिद्धांत है डॉपलर प्लैनेट सर्विस का, जिसका इस्तेमाल किया जाता है नए एक्सोप्लैनेट्स को खोजने में। 1995 में खोजे जाने वाला सबसे पहला एक्सोप्लैनेट डॉपलर सर्वे की बदौलत ही खोजा जा सका। मगर डॉपलर और ट्रांजिट मेथड्स की एक बहुत बड़ी कमी है। इन तरीकों से सिर्फ उन ग्रहों को खोजा जा सकता है जो विशाल होते हैं और जो अपने सूरज के पास ही उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। अपनी पृथ्वी जैसे छोटे और ठंडे ग्रह इन तरीकों से पकड़ में नहीं आते, क्योंकि इन ग्रहों की वजह से होने वाली डॉपलर शिफ्ट बहुत ही कम होती है। ग्रहों को खोजने के एक और तरीके को एस्ट्रोमेट्री कहते हैं। अन्य तारों की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड में घूमते हुए किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण तारे की स्थिति में बदलाव होता है। तारे की स्थिति में इसी बदलाव से एक्सोप्लैनेट की मौजूदगी का पता लगा लिया जाता है। साधारण तौर पर ये तारे हमें स्थिर नजर आते हैं, क्योंकि ये हमसे बहुत दूर हैं। कैसे ढूंढें उन एक्सोप्लैनेट्स को जो हैं ठंडे, छोटे और अपने सूरज से ज्यादा दूर? घबराइए नहीं, जवाब देंगे हम हर एक सवाल का। 1916 में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया के आगे थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी का सिद्धांत रखा। इस थ्योरी के अनुसार जब भी रोशनी किसी हाई मास यानी ज्यादा द्रव्यमान वाली वस्तु के पास से गुजरती है तो वो थोड़ा झुक जाती है। जितना ज्यादा वस्तु का द्रव्यमान उतना ज्यादा रोशनी का झुकाव। एक ऐसे तारे की कल्पना कीजिए जो हमारे सूरज से ढका हुआ है, बस मात्र ढका हुआ। साधारण परिस्थिति में सूरज के बीच में होने के कारण ऐसा तारा नजर नहीं आएगा, मगर आइंस्टाइन के अनुसार सूरज से ढका होने के बावजूद वो तारा हमें नजर आना चाहिए। क्यों? सूरज के गुरुत्वाकर्षण की बदौलत, जो उस तारे से आ रही रोशनी की किरणों को थोड़ा झुका देता है और हमें वो तारा नजर आ जाता है। मगर क्या हम दिन में तारे देख सकते हैं? नहीं, क्योंकि सूरज के प्रकाश में हमें तारे नजर नहीं आते। हाँ, अगर पूर्ण सूर्य ग्रहण हो तो बात दूसरी है। 29 मई 1919 को जब कुछ समय के लिए चांद ने सूरज को ढका, तो प्रसिद्ध साइंटिस्ट सर आर्थर एडिंगटन और उनकी टीम ने न सिर्फ सूरज के आसपास मौजूद तारों को देखा, बल्कि उनकी तस्वीरें लेकर उन तारों की स्थिति भी नापी। जब उन्होंने तस्वीरों का अध्ययन किया
तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द्वारा किए गए दावों को एकदम सही पाया, जिसके अनुसार जब भी रोशनी किसी ज्यादा द्रव्यमान वाली वस्तु के करीब से होकर गुजरती है तो वो थोड़ा झुक जाती है। इसको हम ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग कहते हैं। एक्सोप्लैनेट्स को खोजने में इसी सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है। एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड के इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी में डॉक्टर आयन बॉन्ड ने ये करिश्मा कर दिखाया था। Prime Minister Narendra Modi has launched a nationwide campaign to encourage people to inculcate physical activity and sports in their lives, named the Fit India Movement. He chose the National Sports Day to launch this movement. Fitness is not something for which you have to always make extra efforts. It is something which should be embedded to your routine walk of life. So fitness is easy, it could be joyful, and you can do anywhere, anytime. एक स्वस्थ परिवार, एक स्वस्थ व्यक्ति, एक स्वस्थ समाज ही आगे देश को बढ़ा सकता है। तो फिट है तो माइंड हिट है। When a woman changes, the society changes. How do we make our women aware about fitness regime? बच्चों को खेलने के लिए डांस, ये फिजिकल लिटरेसी या एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। देखिए, फिटनेस एक शब्द नहीं है, फिटनेस एक जीवन का उद्देश्य है। अंतरिक्ष में मौजूद किसी भी तारे से निकलने वाली रोशनी सीधी रेखा में यात्रा करती है, लेकिन हमेशा नहीं। जब भी कोई रोशनी किसी विशाल वस्तु के पास से होकर गुजरती है तो वो उस विशाल वस्तु के ग्रेविटेशनल फील्ड की बदौलत अंदर की तरफ थोड़ा झुक जाती है। नतीजतन ग्रेविटेशनल फील्ड प्रकाश को कॉस्मिक मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति मोड़ देता है। एस्ट्रोनॉमर्स इसे ग्रेविटेशनल लेंस कहते हैं। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को माइक्रो लेंसिंग कहते हैं। जब कोई धुंधला तारा दूर दराज के किसी तारे के सामने से गुजरता है तो दूर के तारे की रोशनी में थोड़ी सी बढ़ोतरी नजर आती है। तारे से आने वाली बढ़ी हुई रोशनी का पता फोटोमीटर के ग्राफ से लगता है। अगर उस नजदीक के तारे का कोई ग्राफ है तो दूर के तारे के प्रकाश में 2 बार बढ़ोतरी होगी। ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग द्वारा रोशनी में हो रहे बदलाव के जरिए ही एस्ट्रोनॉमर्स ये बता सकते हैं कि एक छोटे धुंधले तारे के पास एक छोटा धुंधला साथी है, एक ग्रह। माइक्रोलेंसिंग से हम उन वस्तुओं को आकाश में खोज सकते हैं जो साधारण तौर पर अंतरिक्ष की विशालता में कहीं खो जाते। सिर्फ 2003 में ही एस्ट्रोनॉमर्स ने 500 से ज्यादा ग्रेविटेशनल लेंसिंग की घटनाएं दर्ज कर ली थी। 2004 अप्रैल में पहली बार ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक एक्सोप्लैनेट खोजा गया। एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड के इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी में डॉक्टर आयन बॉन्ड ने ये करिश्मा कर दिखाया था। सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन में स्थित ये नया खोजा गया प्लैनेट स्टार सिस्टम हमारी पृथ्वी से 17,000 प्रकाश वर्ष यानी 17,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। अभी तक ज्यादातर खोजे गए एक्सोप्लैनेट्स अपनी पृथ्वी से बहुत बड़े हैं, 100 गुना से 1000 गुना तक। पर क्या हमारे सौर मंडल से दूर, बहुत दूर कोई ऐसा ग्रह भी है जो बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसा हो? 13 जून 2005 को नासा के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे एक्सोप्लैनेट को खोजने की घोषणा की जो पृथ्वी से सिर्फ 7.5 गुना बड़ा है। खोजा जाने वाला 155वां ये एक्सोप्लैनेट अपने स्टार ग्लीज 876 से सिर्फ 32 लाख किलोमीटर दूर है। अपने स्टार के इर्द गिर्द एक चक्कर ये सिर्फ 1.94 दिनों में पूरा करता है। मगर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दूर तो है ही पर वो गर्म भी बहुत है। वैज्ञानिकों के अनुसार वहां तापमान 244 डिग्री सेल्सियस से 398 डिग्री सेल्सियस है। पर परेशान मत होइए, अभी खोज जारी है। जून 2008 में न्यूजीलैंड की माउंट जॉन ऑब्जर्वेटरी के एस्ट्रोनॉमर ने यह घोषणा की कि उन्होंने अब तक का सबसे छोटा एक्सोप्लैनेट खोज लिया था। माना जा रहा है कि MOA 2007 BLG
192 LB के नाम वाला ये ग्रह रॉकी एक्सोप्लैनेट है और वजन में हमारी पृथ्वी से सिर्फ 3.3 गुना बड़ा है। इस पर सही तापमान कितना है इसके बारे में अभी जानकारी जुटाई जा रही है। चलो वजन में ही सही, अपनी पृथ्वी का दूसरे सौर मंडल में कोई भाई तो मिला। एक्सोप्लैनेट्स को क्यों खोजा जा रहा है, इनके बारे में क्यों जाना जा रहा है? एक महत्वपूर्ण सवाल जिसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं वो है हमारे अपने सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ। एस्ट्रोनॉमर्स 350 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स खोज चुके हैं जो किसी न किसी तारे के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने ये पाया है कि इनमें से ज्यादातर यंग स्टार्स धूल और गैस के डिस्क से घिरे हुए हैं। इनमें से कुछ डिस्क्स में पुच्छल तारों के होने के भी संकेत मिले हैं। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि ये धूल और गैस असल में नए ग्रह बनने की प्रक्रिया में है, शायद उसी तरह जैसे हमारे सौर मंडल में ग्रहों की रचना हुई। पर क्या ब्रह्मांड की इन दूर दराज और उथल पुथल वाली जगहों पर भी जीवन हो सकता है? 16 जून सन 2000 को अमेरिका के एरिज़ोना में एस्ट्रोनॉमर्स ने यह घोषित किया कि उन्होंने अपनी आकाशगंगा के बीच में स्थित एक विशाल गैस के बादल में शुगर का मॉलिक्यूल खोजा था। इसका यह मतलब था कि 26,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित सेजिटेरियस नाम वाले इस गैस और धूल के बादल ने जिंदगी का एक मीठा संदेश भेजा था। एस्ट्रोनॉमर्स तो इस बात से खुश थे कि इतनी दूर, इतनी ठंडी और इतनी कठिन परिस्थितियों में भी जिंदगी ने अपना रास्ता ढूंढ लिया था। असल में ग्लाइकोल एल्डिहाइड 8 एटम्स वाला मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम होते हैं और दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर ये राइबोस और ग्लूकोज बना सकता है जो आरएनए और डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और आरएनए और डीएनए जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स। वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआती पृथ्वी पर मौजूद परिस्थितियां सेजिटेरियस जैसे धूल और गैस के इंटरस्टेलर बादल के काफी समान रही होंगी। इन बादलों का अध्ययन करके हमें यह पता लग सकता है कि हमारे ग्रह पर जीवन कैसे जन्मा होगा। 20 सितंबर 2008 को स्पेन के इंस्टीट्यूटो एस्ट्रोफिजिका डे कैनारियास यानी IAC के वैज्ञानिकों की एक टीम ने पेरिस और टेक्सास के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर यह घोषणा की कि उन्होंने इंटरस्टेलर स्पेस में अब तक ढूंढे गए सबसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल नेप्थलीन को खोज लिया था। नेप्थलीन मॉलिक्यूल कॉन्स्टलेशन पर्सियस के स्टार फॉर्मेशन क्षेत्र में पाया गया है जो अपनी पृथ्वी से 700 प्रकाश वर्ष दूर है। अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से नेप्थलीन को गुजारा जाए और अमोनिया और पानी में मिला दिया जाए तो बहुत प्रकार के एमिनो एसिड्स बन सकते हैं और एमिनो एसिड से बनते हैं प्रोटीन्स जो हैं जीवन का आधार। माना जाता है कि नेप्थलीन जैसे मॉलिक्यूल्स ने पृथ्वी पर जीवन के पनपने में अहम भूमिका निभाई थी। इसीलिए हमें ये समझने में मदद मिलती है कि अपनी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई और वो कैसे आगे बढ़ा। जीवन के साथ साथ हम भी अब आगे बढ़ते हैं। 4 मार्च 2009 को नासा ने केपलर स्पेस मिशन लॉन्च किया जिसका मुख्य उद्देश्य है दूसरे तारे के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे अपनी पृथ्वी जैसे और एक्सोप्लैनेट्स की खोज करना। एक और रिसर्च प्रोजेक्ट सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें वैज्ञानिक पृथ्वी से परे जीवन की खोज की जीतोड़ कोशिश में लगे हैं। ये लोग स्पेस से इंटेलिजेंट रेडियो सिग्नल पृथ्वी पर प्राप्त कर जिंदगी के निशान ढूंढने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि पृथ्वी से परे अगर कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन है तो हमें इंटेलिजेंट सिग्नल्स प्राप्त होंगे। तरल अवस्था में पानी के समंदर हैं, यही नहीं समंदर के तल पर गर्म पानी के झरने भी हैं। A historic move. Indian Army on the alert in the state. Army holds first recruitment rally after abrogation of Article 370. Indian Army steps up efforts to rebuild lives devastated by terrorism. From Hilkaka to Peer Panjal Range, RSTV reports from Ground Zero. Watch our special series, Eradicating Militancy, Ensuring Peace, every Tuesday at 10 p.m.
million people have now given the thumbs up to Rajya Sabha television. RSTV's growth has been phenomenal, with the journey from 2 million to 3 million being completed in less than 6 months. That's over 6,200 new subscribers every day. Our online viewers are engaging with us more actively. Every day, thousands like, share and comment on our videos. So come and join this growing tribe of RSTV viewers and get ready for an exciting journey. चलिए हम भी पृथ्वी से परे जीवन की संभावनाएं खोजने का प्रयत्न करते हैं। शुरू करते हैं अपने सौर मंडल से। सौर मंडल में रॉकी प्लैनेट्स हैं और गैस ग्रह। गैस ग्रहों पर रहना मुश्किल ही नहीं, असंभव है, क्योंकि वहां तो ठोस जमीन है ही नहीं। अब बचे रॉकी प्लैनेट्स, तो बुध और शुक्र सूरज के बहुत करीब हैं, इसलिए बहुत गर्म भी। वहां तो हड्डियां जल जाएंगी और सुरमा रह जाएगा। हाँ, लाल ग्रह यानी मंगल से शुरुआत की जा सकती है। मंगल इसलिए क्योंकि माना जाता है कि अतीत में मंगल की सतह के नीचे पानी का भंडार था और जहां जल वहां जीवन। वो अलग बात है कि हमें अब तक मंगल पर जीवन का कोई सुराग नहीं मिला। और रही हमारे मंगल पर घर बनाने की बात, तो वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाकी चीजें तो छोड़िए, मंगल पर औसतन तापमान ही -65 डिग्री है। आगे चलते हैं। यूरोपा जुपिटर के 4 बड़े चंद्रमाओं में से एक है, क्योंकि यूरोपा पर माना जा रहा है कि ठोस सतह के नीचे तरल अवस्था में पानी के समंदर हैं। यही नहीं, समंदर के तल पर गर्म पानी के झरने भी हैं। मगर यूरोपा की सतह पर औसत तापमान है -170 डिग्री सेल्सियस। इसलिए वहां पर जीवन की संभावनाएं तो फिलहाल सुकड़ी हुई लगती हैं। और आगे चलते हैं एक्सोप्लैनेट्स पर। हालांकि आज तक 350 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स खोजे जा चुके हैं, मगर इनमें से किसी में जीवन का कोई संकेत नहीं मिला है। जीवन तो छोड़िए, जीवन वाले ग्रह यानी अपनी पृथ्वी के साइज का भी एक ही एक्सोप्लैनेट मिला है, और उस पर जीवन के संभव होने का कोई सुराग नहीं है। असल में किसी भी ग्रह पर जीवन का पनपना इस बात पर निर्भर करता है कि वो कैसे तारे के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। अगर वो तारा एक्सरेज जैसी नुकसान देने वाली किरणें छोड़ रहा है, तो उन ग्रहों पर जीवन का उभरना नामुमकिन है। साथ ही ये बात कि क्या उस ग्रह पर हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयन जैसे भारी तत्व मौजूद हैं, जो जिंदगी के जन्म लेने के लिए अति आवश्यक हैं। अगर नहीं, तो वहां पर जीवन की संभावनाएं लगभग खत्म हो जाती हैं। मगर जिस तेजी से नए नए एक्सोप्लैनेट्स खोजे जा रहे हैं, क्या पता कहीं जीवन हमारा इंतजार कर रहा हो। इस अंतहीन ब्रह्मांड के रोज नए नए रूप हमें नजर आ रहे हैं, हर रूप अपने आप में अद्भुत। एक प्रसिद्ध अंग्रेज साइंटिस्ट जेबीएस हेल्डन के अनुसार, Not only is the universe stranger than we imagine, it is stranger than we can imagine. यानी ये जो ब्रह्मांड है, ये हमारी कल्पनाओं से भी परे है। इस कार्यक्रम के बारे में आप हमें अपने सुझाव इस पते पर भेज सकते हैं। विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@vigyanprasar.gov.in।